नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य के अंतर्गत आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला के बारे में। मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला की बात की जाए तो इसे हम तीन भागों में देख सकते हैं। एक है मंदिर एवं मूर्ति स्थापत्य कला, दूसरा गुफा स्थापत्य कला और तीसरा है स्तूप स्थापत्य कला। तो यहाँ पर हम मंदिर एवं मूर्ति स्थापत्य कला में मंदिरों के बारे में जानेंगे कि यहाँ किस शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है। स्तूप स्थापत्य कला में स्तूपों के बारे में जानेंगे, साथ ही यहाँ पर गुफा स्थापत्य कला में प्रमुख गुफाओं के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के हम इस टॉपिक को। तो मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला में आज हम देखेंगे मंदिर स्थापत्य कला को। तो मध्य प्रदेश के मंदिरों की बात करें, मंदिर स्थापत्य कला की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो मंदिर हैं वे नागर शैली में बने हुए हैं, जिसे भारतीय आर्य शैली भी कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है यहाँ पर मधुमक्खी पेटिका के आकार की आकृति होती है, यह गुंबद होता है जिसका निर्माण किया जाता है। दूसरा है यहाँ पर इन मंदिरों में बाहरी सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही इसमें एक गर्भगृह होता है जिसमें की मूर्ति विराजमान होती है। इसके साथ ही वर्गाकार ग्रिड पद्धति पर आधारित निर्माण होता है, जैसे कि तेली का मंदिर, ग्वालियर का जो मंदिर है तेली का मंदिर, उसको हम देख सकते हैं वर्गाकार ग्रिड पद्धति के आधार पर। तो अगर ये विशेषताएं हैं तो इस विशेषता को हम कह सकते हैं नागर शैली से संबंधित मंदिर। तो मध्य प्रदेश के जो मंदिर है वह नागर शैली में निर्मित है, इसे भारतीय आर्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात बात करते हैं बुंदेलखंड स्थापत्य शैली की। जो बुंदेलखंड स्थापत्य शैली है इसे चंदेल या खजुराहो शैली भी कहा जाता है। 10वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों द्वारा इस शैली को अर्थात चंदेल या खजुराहो शैली को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया। इसकी क्या विशेषता है? तो बुंदेलखंड स्थापत्य शैली की विशेषताएं हैं उरुसरंग व अंतराल। उरुसरंग जो शीर्ष होता है, शीर्ष पर मीनार रूपा जो आकृति होती है उसे कहा जाता है उरुसरंग। दूसरा है अंतराल। अंतराल सामान्यतः जो गर्भगृह है, गर्भगृह और बरामदे के मध्य का जो लंबा गलियारा होता है उसे कहा जाता है अंतराल। तो बुंदेलखंड स्थापत्य शैली की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह है उरुसरंग व अंतराल। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंदिरों की। सबसे पहले देखते हैं खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर की बात करें तो खजुराहो का मंदिर नागर शैली में निर्मित सबसे बड़ा मंदिर समूह है। साथ ही इसका जो निर्माण किया है, इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा, जिसमें कि राजा धंग व गंड द्वारा 11वीं सदी में किया गया। तो खजुराहो का मंदिर नागर शैली में निर्मित है, सबसे बड़ा मंदिर समूह है जो कि एक ही स्थान पर विस्तृत है। इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया, जिसमें कि प्रमुख रूप से राजा धंग शामिल है और 11वीं सदी में इसका निर्माण किया गया। खजुराहो मंदिर में जो मूर्तियां हैं ये हिंदू व जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। तो अगर हम खजुराहो के मंदिर की बात करें तो नागर शैली में निर्मित मंदिर है, इसमें हिंदू व जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा 11वीं सदी में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्भुज मंदिर की। चतुर्भुज मंदिर ओरछा में है और ओरछा वर्तमान में निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। तो चतुर्भुज मंदिर कहां पर है? निवाड़ी जिले में। चतुर्भुज मंदिर विशाल पाषाण मंदिर अर्थात बड़े पत्थरों से निर्मित मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु को राम के रूप में दिखाया गया है। इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? तो इसकी विशेषता है इसमें नागर शैली की सभी विशेषताएं समाहित है। और नागर शैली की कौन सी विशेषता है? जैसा कि हमने देखा है मधुमक्खी पेटिका आकार के यहाँ पर गुंबद, बाहरी सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है, गर्भगृह जिसमें मूर्ति विराजमान होती है, वर्गाकार ग्रिड पद्धति पर आधारित निर्माण है। तो ये सभी विशेषताएं इस मंदिर में है। इसके साथ ही यहाँ पर भगवान राम को विष्णु के चतुर्भुज रूप में अर्थात 4 भुजाओं के रूप में दिखाया गया है। तो ये इस चतुर्भुज मंदिर जो कि ओरछा में है, निवाड़ी जिले में, उसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पशुपतिनाथ मंदिर। यह है मंदसौर में। तो सिवना नदी के तट पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर है और ये जो मंदिर है ये भी नागर शैली में निर्मित है। साथ ही पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है ये मूर्ति अष्टमुखी मूर्ति है। तो पशुपतिनाथ मंदिर है मंदसौर में, सिवना नदी के तट पर है, नागर शैली में निर्मित है। साथ ही यहाँ की जो मूर्ति है ये मूर्ति अष्टमुखी है।
आगे की ओर अगर हम बढ़े तो आगे की ओर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप सभी जानते ही हैं उज्जैन में है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और द्वादश ज्योतिर्लिंग अर्थात 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसे कालों के काल महाकाल के नाम से जाना जाता है या कालों के काल महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर मंदिर एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से वस्तुतः एकमात्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही है जिसे कालों के काल महाकाल के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो यहाँ पर जो विशेषताएं हैं, यहाँ पर जिन देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वे देवी देवताओं की मूर्तियां नागर शैली में, इसके साथ ही द्रविड़ शैली में निर्मित है। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर है। नेक्स्ट बात करते हैं विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर है देवगढ़ में, झांसी के निकट है देवगढ़। तो झांसी के निकट देवगढ़ में 10 अवतार मंदिर को ही विष्णु मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की जो विशेषता है, ये गुप्तकालीन नागर शैली का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। अर्थात गुप्त काल की जो नागर शैली है, गुप्तकालीन नागर शैली का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है विष्णु मंदिर। वहीं इसमें मिट्टी शिल्प का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। तो विष्णु मंदिर की बात करें तो देवगढ़ में है विष्णु मंदिर या 10 अवतार मंदिर। गुप्तकालीन नागर शैली का महत्वपूर्ण उदाहरण है, मिट्टी शिल्प का प्रयोग किया गया है और 10 अवतारों को, जो कि भगवान विष्णु के 10 अवतार है, इन्हें मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्वालियर मंदिर स्थापत्य, अर्थात ग्वालियर का मंदिर स्थापत्य। तो ग्वालियर का तेली मंदिर, जो कि तेले द्वारा निर्मित किया गया, सास बहू का मंदिर जिसे सहस्त्र बाहु का मंदिर कहा जाता है, इसके साथ ही सूर्य मंदिर, ये सभी ग्वालियर के कुछ प्राचीन मंदिर है जो कि नागर शैली में निर्मित है। यहाँ की विशेषताएं हैं, ये नागर शैली में निर्मित मंदिर है और इन मंदिरों में जो मूर्तियां है ये अत्यंत विशाल मूर्तियां हैं। इन सभी मूर्तियों में सूर्य भगवान की मूर्ति अत्यंत ही विशाल मूर्ति है। तो ग्वालियर के मंदिरों में प्रमुख है तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर जिसे सहस्त्र बाहु का मंदिर कहा जाता है और सूर्य मंदिर। तो ये हुए मंदिर स्थापत्य। जैसा कि हमने देखा था 3 भागों में मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला को देख सकते हैं, एक मंदिर स्थापत्य, दूसरा स्तूप स्थापत्य और तीसरा गुफा स्थापत्य। मंदिर स्थापत्य हो चुका है, आगे की ओर बात करते हैं स्तूप स्थापत्य की। स्तूप स्थापत्य में हम यहाँ पर प्रमुख रूप से सांची के स्तूप, भरहुत के स्तूप और स्वास्तिक के स्तूप की बात करते हैं। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सांची का स्तूप है जो कि विश्व में सबसे पुराना स्तूप माना जाता है। सांची के स्तूप की बात करें तो बुद्धिस्ट वास्तुकला का रत्न इसे कहा जाता है, जिसका निर्माण अशोक ने 250 ईसा पूर्व में करवाया। इसके साथ ही जनरल टेलर ने 1818 में इस स्तूप की खोज की और इसको प्रकाशित किया एवं कुमार देवी, जो कि अशोक की पत्नी थी, इनकी देखरेख में इस स्तूप का निर्माण किया गया और वर्तमान में ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तो सांची स्तूप के बारे में इतनी बेसिक सी जानकारी आप सभी जानते हैं। अगर सांची स्तूप की विशेषताओं की बात की जाए तो सांची स्तूप का जो निर्माण हुआ है वह कमल के उल्टे फूल की आकृति के अनुरूप इसका निर्माण हुआ है, अर्थात कमल के उल्टे फूल की आकृति के समान इसका निर्माण किया गया। साथ ही इस स्तूप को जो निर्माण किया गया ये पत्थर और चूने की चुनाई से इसका निर्माण किया गया। इस स्तूप की चारों दिशाओं की अगर हम बात करें तो चारों दिशाओं में 4 आकर्षक प्रवेश कारक है। वहीं इसमें जो परिक्रमा पथ है वह परिक्रमा पथ शुंगकालीन है। इतनी या सांची के स्तूप की ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं पहली बात करते हैं, कमल के उल्टे फूल की आकृति के अनुरूप इसका निर्माण हुआ, पत्थर और चूने की चुनाई से इसे निर्मित किया गया, चारों दिशाओं में 4 आकर्षक प्रवेश कारक है और परिक्रमा पथ शुंगकालीन है। तो यह हुआ सांची के स्तूप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आगे की ओर बढ़ते हैं भरूत स्तूप। भरूत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भरूत का स्तूप भरूत ग्राम में, जो कि सतना के समीप एक ग्राम है, वहां पर भरूत का स्तूप है। भरूत के स्तूप का भी निर्माण अशोक ने करवाया, किंतु इस स्तूप का जो विकास हुआ वह विकास हुआ शुंग काल में। इस स्तूप की अगर हम बात करें तो इस स्तूप के अधिकांश हिस्से खंडहर हो चुके हैं, जिन्हें कलकत्ता संग्रहालय में संरक्षित
किया गया है। वहीं इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि भरूच के स्तूप की अगर हम बात करें तो भरूच का स्तूप जिस कला में निर्मित हुआ वह अत्यंत विकसित कला है। वहीं इसका निर्माण भी कमल के उल्टे फूल की आकृति के अनुरूप हुआ है। इस स्तूप के चारों ओर 4 तोरण द्वार है। साथ ही यहां पर स्थित एक स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है कि वाशिष्ठी पुत्र धनभूति ने शुंग काल में प्रदक्षिणा पथ बनवाया। और ये जो प्रदक्षिणा पथ है इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया धनभूति ने। यहाँ के जो कुछ खंडहरों या यहाँ के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन अवशेषों पर खरोष्टी लिपि देखने को मिली है। तो यह होता है भरूच स्तूप जो कि है सतना जिले में। नेक्स्ट बात करते हैं स्वास्तिक स्तूप सिंगरौली। स्वास्तिक का स्तूप है सिंगरौली में। 6ठी ईस्वी के लगभग 11 स्तूपों की खोज भारतीय पुरातत्व विभाग ने 20वीं सदी में की। और बौद्ध डांड, जिसे बुद्धा डांडा नाम से भी जाना जाता है, तो बौद्ध डांड स्थान पर केंद्रित यह स्तूप स्वास्तिक पैटर्न में निर्मित है। यह एक बेसिक सी जानकारी है स्वास्तिक स्तूप के बारे में। तो मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला में यह हुआ मंदिर स्थापत्य कला, स्तूप स्थापत्य कला, और अब हम देखते हैं गुफा स्थापत्य कला। तो मध्य प्रदेश की गुफाओं की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की गुफाओं को यहाँ पर चट्टानों को काटकर निर्मित किया गया है। प्रमुख रूप से 4 गुफाओं के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली है उदयगिरी की गुफाएं, दूसरी भीमबेटका, तीसरी गुफाएं बाघ की गुफाएं, और भर्तृहरि की गुफाओं के बारे में यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहली बात करते हैं उदयगिरी की गुफाओं के बारे में। तो उदयगिरी की गुफाओं की अगर बात की जाए तो उदयगिरी की गुफाएं सोनपुरा गांव में है, और सोनपुरा गांव विदिशा जिले के अंतर्गत आता है। तो विदिशा में है उदयगिरी की गुफाएं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये गुप्तकालीन शास्त्रीय कला का अनुपम उदाहरण है। इसके साथ ही हाथी गुम्फा अभिलेख में उदयगिरी को कुमारी पर्वत कहा गया है। वहीं इस उदयगिरी की गुफाओं में कुछ अन्य गुफाएं भी है, अर्थात यहाँ पर बहुत सारी गुफाओं का समूह है। तो उन गुफाओं में से कुछ गुफाओं को, जैसे कि गुफा नंबर 4, गुफा नंबर 5, गुफा नंबर 13 व गुफा नंबर 19 में कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर मूर्तियां हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो गुफा नंबर 4 में इसे वीणावादिक गुफा कहा जाता है। इस वीणावादिक गुफा में विशाल शिवलिंग है। इसके बाद गुफा नंबर 5 की बात की जाए तो गुफा नंबर 5 में वराह अवतार को दिखाया गया है। गुफा नंबर 13 में शेषशाही भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापत्य का चित्र अंकन है। वहीं गुफा नंबर 19 की बात की जाए तो यहाँ पर गंगा और यमुना को लघु आकृतियों में जीवंत दिखाया गया है। तो ये गुफा नंबर 4, गुफा नंबर 5, गुफा नंबर 13, गुफा नंबर 19 में क्या क्या है इसको आपको जरूर ध्यान रखना है, और ये उदयगिरी की गुफाओं से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन में है, और इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज पुरातत्व शास्त्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957 में की। इस गुफा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, या इसी गुफा में कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। उनके कुछ नाम है, जैसे कि मेदालेनी गुफा, वरागिरी सेल गुफा, बड़ा रंग महल, छोटा रंग महल और मुर्दा टोंग। तो मेदालेनी गुफा, वरागिरी सेल गुफा, बड़ा रंग महल, छोटा रंग महल और मुर्दा टोंग किस गुफा से संबंधित है? तो यह है भीमबेटका से संबंधित, और भीमबेटका है रायसेन जिले में। नेक्स्ट बात करते हैं बाघ की गुफाओं के बारे में, या बाघ गुफाओं के बारे में। तो इंदौर झाबुआ मार्ग पर बाघ स्थान पर, यहां पर बाघ नदी के तट पर विंध्याचल की पहाड़ी में बाघ की गुफाएं हैं, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। और बौद्ध धर्म से संबंधित इस गुफा के जो भित्ति चित्र है इन्हें अजंता के समकक्ष माना जाता है। वहीं इन गुफाओं के खोज करता है डोंगर फील्ड, 1818 में इन्होंने खोज की। साथ ही इन गुफाओं को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं भर्तृहरि की गुफाओं के बारे में। तो भर्तृहरि की गुफाएं उज्जैन में कलियादह महल के निकट है। इनका निर्माण परमार शासकों द्वारा राजा भर्तृहरि के सम्मान में किया गया। साथ ही इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे कि यहाँ के जो रंगीन चित्र हैं भर्तृहरि की गुफाओं की, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। और भर्तृहरि की गुफाओं में जो दक्षिण गुफा है इसके अंदर नागर शैली में निर्मित गोपीचंद की मूर्ति है। तो मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला में यह हुआ मंदिर स्थापत्य कला, गुफा स्थापत्य कला और स्तूप स्थापत्य कला। इसके बाद जो भी अगला टॉपिक रहेगा उसको देखेंगे अगले वीडियो में। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।